नमस्कार। नए दीपम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर षष्ठम प्रश्न पत्र विषय हिंदी पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं और उनका उत्तर हमें कैसे देना होता है जिससे हम बेहतर अंक अर्जित कर सकें। तो यह प्रश्न पत्र 1 घंटे का होता है। पूर्णांक इसका 25 है। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इस परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांट करके लिखना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर है वह लगभग 25 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। इसमें कुल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसका उत्तर प्रदान करें और अच्छे से अच्छा अंक अर्जित करें। सबसे प्रथम भाग है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से जो एक सही विकल्प होगा उसको ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो काव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इस प्रकार से जो आपका उत्तर होगा वह तीसरा विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों। यह आपका सही विकल्प होगा। 2 प्रकार के जो यह काव्य हैं, दृश्य काव्य में आप श्रवण के साथ अभिनय को भी देख पाते हैं और श्रव्य काव्य में आप श्रवण कर पाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, पठन का अर्थ है। पठन का क्या अर्थ होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पठन के अर्थ को जानने के लिए आप इसके विकल्पों पर विचार करें कि सस्वर पठन, मौन पठन, 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पठन के 2 अर्थ होते हैं, सस्वर और मौन। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी सही उत्तर हुआ 1, 2 दोनों। अब अगर इसको आप देखें तो सस्वर और मौन पठन किस प्रकार से हुआ। जो पठन के प्रकार हैं उनका यदि आप वेन आरेख बनाते हैं तो एक तरफ आता है आपका मौखिक या सस्वर पठन और दूसरी तरफ आता है मौन पठन। मौन पठन के 3 भेद हैं। एक है स्वाध्याय पठन, दूसरा है द्रुत पठन और तीसरा है गंभीर पठन। जब आप मौखिक या सस्वर पठन में आते हैं तो इसके 2 प्रकार होते हैं, आदर्श पठन या वाचन और दूसरा होता है अनुकरण पठन या वाचन। आदर्श पठन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण पठन छात्र के द्वारा किया जाता है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन के उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप विकल्पों पर विचार करें तो वाचन की गति का विकास होता है, पठित सामग्री का अधिग्रहण होता है, वाचन का अभ्यास होता है, 1 और 2 दोनों होते हैं।
इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दो विकल्प सही हैं। एक पहला वाचन गति का विकास और दूसरा पठित सामग्री का अधिग्रहण। इस प्रकार से यहाँ भी जो आपका उत्तर होगा वह 1 और 2 दोनों हो जाएगा, अर्थात इसका चौथा विकल्प सही माना जाएगा। जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि उपर्युक्त सभी 1 और 2 दोनों ए बी सी, तो इस पर आपको खास रूप से विचार करना होता है कि ऐसे विकल्पों में ज़्यादातर ऐसी संभावना होती है कि ए बी दोनों, 1 और 2 दोनों या उपर्युक्त सभी विकल्प ज़्यादातर सही होते हैं, बशर्ते कि आप विकल्पों पर सही विचार करते हुए आगे बढ़ें। मौन वाचन के जो अन्य उद्देश्य होते हैं वो मूल तथ्यों की जानकारी देना होता है, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना होता है, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयों को समझना, शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना है, उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ बताना, एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करना और चिंतन करने की योग्यता का विकास करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से होता है। पठित सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकना, उपयुक्त शीर्षक को बता पाना, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना इत्यादि मौन वाचन या पठन के उद्देश्य होते हैं। चौथे प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। इस पर आपको विचार करना है 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शब्द के प्रारंभ में आदि में लग करके शब्दांश शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो आप यह पाएंगे कि उपसर्ग एक ऐसी प्रक्रिया है जो शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ या शुरू या आरंभ में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है और वह शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे आपने इसके पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ा होगा और उसमें आप यह पाते हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग शब्दों के अर्थों में परिवर्तन करता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे शु उपसर्ग लग करके शु धन आगत शब्द में हम सु उपसर्ग जोड़ते हैं तो बन जाता है स्वागत। सु अवसर, प्र उपसर्ग लग के प्रखर, प्रबल इत्यादि शब्दों का निर्माण हम करते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे भौतिक, इक प्रत्यय लगा, आर्थिक, अर्थधन इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। जैसे आप करते हैं ऐतिहासिक, इतिहास धन इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जिनके अंत में प्रत्यय लगा करके आप शब्द के भाव में परिवर्तित करते हैं। संधि, संधि में हम योग करते हैं, जोड़ते हैं और संधि सदैव दो वर्णों के मध्य होती है।
वर्णों के मध्य होती है, और जब हम इन वर्णों को अलग करते हैं तो इसे ही विच्छेद कहा जाता है। समास सदैव दो पदों के मध्य होता है, और जब दो पद आपस में जुड़ते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। और जब हम इसको अलग करने का प्रयास करते हैं तो इसको हम विग्रह कहते हैं। 5वां प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसको क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 विकल्प हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम, अर्थात जो भी नाम है, चाहे वह किसी भी प्रकार के नाम हो, उनको संज्ञा कहते हैं। और सभी नामों के स्थान पर हम जिस नाम का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं कि हिंदी में एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में आने से बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह देश के राष्ट्रपिता कहलाए, उनका योगदान। अब जैसे आपने यहाँ पर वह, उनका शब्द का प्रयोग किया, तो ये 2 शब्द जो आपने प्रयोग किए ये महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग किया, इनके नाम की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। तो इस नाम के स्थान पर जब आपने इसका प्रयोग किया तो इसी को ही कहा जाता है सर्वनाम। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे यह गाय काली है, तो काली शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। तो काली शब्द विशेषण हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को इंगित करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। क्रिया, क्रिया ऐसे शब्द होते हैं अर्थात जो कार्य किया जाता है, कार्य करना ही क्रिया है। कोई भी काम हो, कोई भी काज हो, कोई भी कार्य हो, उसी को हम क्रिया के रूप में व्याकरणिक क्षेत्र में क्रिया के रूप में जानते हैं। अगला जो द्वितीय भाग है वह है अति लघुत्तरी प्रश्न का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न भी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आता है, और इसका जो उत्तर आपको लिखना होता है कम से कम 25 शब्दों में लगभग आपको इसका उत्तर लिखना होता है अपनी उत्तर पुस्तिका में। यहाँ पर जो आपका 6वां प्रश्न है और अति लघुत्तरी भाग का जो पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं। तो इसका आपको आशय यह हुआ कि आपसे समास का आशय पूछा जा रहा है, समास की परिभाषा पूछी जा रही है। आपको उतना ही यहाँ पर लिखना है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है घटाना या संक्षिप्त करना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है घटाना या संक्षिप्त करना।
या कम करना, अर्थात दो पद का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान ही अर्थ धारण करे उसे समास कहते हैं। इन दोनों पदों से बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद कहा जाता है। और जब हम इन पदों को अलग करते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर अंकित कर देना है, लिख देना है। आपका 7वां प्रश्न है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो मौलिक लेखन किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है, अर्थात इसके मूल में है लेखन। और लेखन किस प्रकार का हो? मौलिक हो, जिसमें मौलिकता हो, जिसमें कोई कहीं से कोई चीज़ें ली ना गई हों, जिसमें अपने स्वयं के विचार, अपने स्वयं के भाव, अपने स्वयं की जो चिंतन है उसका लेखन करना होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अपने विचार, भावनाओं को अपनी शब्दावली में प्रस्तुत करना मौलिक लेखन कहलाता है। इस बात का भी ध्यान रखना कि वाक्य में शब्दों का संयोजन ठीक ढंग से किया गया हो तथा विराम चिन्हों आदि का उचित उपयोग किया गया हो। ये आपका मौलिक लेखन हुआ। 8वां प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग किसे कहते हैं इसको आपको परिभाषित करना है। जिस शब्द से यह पता चल सके कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, अर्थात यह कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्द से इसका पता लगाया जा सके कि संज्ञा स्त्री है या पुरुष, उसको ही लिंग कहते हैं। अर्थात स्त्री और पुरुष के निर्धारण करने की प्रक्रिया को ही लिंग कहा जाता है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, 9वां प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है कि गद्य और पद्य में अंतर, हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद आपको 2 कॉलम बना लेने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। एक तरफ आपको गद्य और दूसरी तरफ आपको पद्य लिखना है। यहाँ नंबरिंग करते जाएंगे। जो चीज़ें गद्य क्षेत्र में लिखेंगे उसका जो अंतर होगा कि गद्य में क्या खास बात है और पद्य में क्या है, उसी के अनुसार यहाँ भी लिखेंगे आप। जैसे आपने गद्य में लिखा कि गद्य में अर्थ तत्व की प्रधानता होती है, तो इसके जो अंतर को स्पष्ट करने के लिए आपने पद्य में लिखेंगे कि पद्य में अनुभूति पक्ष की प्रधानता होती है। गद्य में 2 नंबर पर लिखेंगे गेयता नहीं होती, अर्थात गाए जाने योग्य नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे गेयता होती है, अर्थात पद्य को गाया जा सकता है। 3 नंबर पे यह छंदबद्ध नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे पद्य में कि पद्य छंदबद्ध होता है। 4 नंबर, व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी होती है। पद्य में लिखेंगे संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से संबंधित होता है। इस प्रकार से 4, 5, 6
जो भी अंतर आप स्पष्ट करना चाह रहे हो गद्य और पद्य का, वो ऐसे कॉलम बना करके अंतर को स्पष्ट कर देंगे। 10वां प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या है, तो वाक्य को परिभाषित करना है। इस प्रकार से कर सकते हैं कि सार्थक शब्दों के मिलने या संघात को, संघात अर्थात मिलने को वाक्य कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ हो। अर्थात ऐसे सार्थक शब्द आपस में मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। हिंदी में जो वाक्य संरचना की प्रक्रिया है वह सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और तत्पश्चात क्रिया आती है। यदि हिंदी वाक्य संरचना में यह जो क्रम प्रक्रिया है इसमें कोई व्यतिक्रम होता है तो वाक्य गलत माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वाक्य सही होगा। तो एक वाक्य किसे कहते हैं इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य और रचना के अनुसार। अर्थ एवं रचना। तो आपसे सिर्फ पूछा गया है वाक्य किसे कहते हैं, तो आप वाक्य को परिभाषित कर दीजिए, उसके प्रकारों पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। 11वां प्रश्न है, काल की कितनी अवस्थाएं होती। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप यदि सिर्फ अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा कर देते हैं तो भी आपका उत्तर पूर्ण है। जैसे काल मतलब समय की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तो काल की ये 3 अवस्थाएं हुई। यदि इसको और थोड़ा सा परिभाषित करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चलता है उसे ही काल कहते हैं, और काल की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों के नाम आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न के तीसरे प्रकार पर। तो प्रश्न का तीसरा प्रकार है लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और इसका शब्द लगभग 75 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको कर्मधारय समास को परिभाषित करना है और उसके उदाहरण भी देने हैं। तो आप लिखेंगे कि कर्मधारय समास, हेडिंग डालेंगे कर्मधारय, हेडिंग डालने के बाद आगे आप लिखेंगे इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। कभी कभी दोनों पद विशेषण तथा कभी कभी दोनों पद विशेष्य होते हैं। विशेषण वह होता है जो विशेषता बताता है और विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। मतलब जो विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कलम काली है, तो काली विशेषता है कलम की
कलम विशेष्य है। कलम की विशेषता बताई जा रही है, काली, नीली, पीली, लाल, मोटी, पतली, लंबी, चौड़ी, कुछ भी हो सकती है। तो यह इसकी विशेषता हो जाएगी और कलम हो जाएगा विशेष्य। अब आपको परिभाषा देने के बाद इसके कुछ उदाहरण भी लिखने हैं। तो उदाहरण सहित जब आपको स्पष्ट करना है तो आप चाहें तो विग्रह सहित स्पष्ट कर सकते हैं, नहीं तो खास रूप से जो इसके शब्द हैं और उसका विग्रह भी कर दें तो और अच्छा है। जैसे पीत वस्त्र, पीत वस्त्र, तो यहाँ हो जाएगा इसका विग्रह पीला वस्त्र। हरा नीला, रंग की बात है, हरा तथा नीला। नील रत्न, नीला रत्न। कमल पद, कमल जैसा पद। ठीक, इस प्रकार से आप कर्मधारय समास का उदाहरण देते हुए इसको परिभाषित करेंगे। 13वां प्रश्न है, कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो आपको यहाँ हेडिंग डालना होगा उत्तर लिखते समय कि कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। किन किन के स्थान पर निम्नलिखित उद्देश्य लिख देंगे और यहाँ नंबरिंग करते हुए आप अपने उत्तर को लिखेंगे। जैसे नंबर 1, कहानी सुनाने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना, नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों का विकास करना, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना, लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना, रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, धैर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया, सहयोग आदि की भावना उत्पन्न करना, समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। ऐसे आप 5, 6, 7, 8 जो भी आप उद्देश्य लिखना चाहें उसकी चर्चा कर सकते हैं। चाहें तो कहानी और लोक कथा के बारे में भी परिभाषा देते हुए आप उनके उद्देश्यों पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो उद्देश्य तो लिखना अनिवार्य है। 14वां प्रश्न है, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। वाचन के दोष क्या हैं? तो ऐसे इसकी 2 प्रक्रियाएं आप अपना सकते हैं। यदि थोड़ा सा समय आपके पास है, लिखने का अवसर है, तो आप वाचन दोष क्या क्या हैं उनको चाहें तो सिर्फ हेडिंग डाल के आप उसकी जो है लिख सकते हैं। और यहाँ जो मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो वाचन के दोषों को दूर करने की प्रक्रिया का उल्लेख करना है। अब जैसे कुछ वाचन दोषों की यदि आप चर्चा करते हैं तो हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का जो अपूर्ण ज्ञान है, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव है, शारीरिक विकारों के कारण, परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना, बलाघात का समुचित उपयोग न करना, गति का ज्ञान न होना इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारा जो वाचन है वह अशुद्ध होता है।
अब इसको दूर करने संबंधी उपायों में या इसके निवारण में आप बिंदुवार लिख सकते हैं कि वर्णों का सही रूप से ज्ञान होना, उसकी जानकारी होना। जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई का सही उच्चारण, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का शुद्ध उच्चारण, छह को लोग चछह बोलते हैं, या जैसे क धन सा मिल कर के श बनता है तो इसको लोग छ बोलते हैं। तो आपको बोलना है कक्षा, कक्षा नहीं। इस प्रकार से वर्णों के उच्चारण स्थान की, कुल मिला के आप यह कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान की सही जानकारी प्राप्त करके आप उच्चारण दोष को दूर कर सकते हैं। दूसरा है संयुक्त जो वर्ण हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को जान करके और उसके आधार पे उच्चारण करते हुए आप उच्चारण की प्रक्रिया को शुद्ध कर सकते हैं। विराम चिन्हों की सही जानकारी प्राप्त करते हुए उसके अनुसार गति से उच्चारण करते हुए शुद्ध उच्चारण करना। बलाघात से परिचित होते हुए, अर्थात किस शब्द पर कितना बल देना है इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए, बलाघात की सही जानकारी प्राप्त करते हुए, शारीरिक विकार को दूर करने का प्रयास करते हुए, ऐसे उपायों को करते हुए हम उच्चारण दोषों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है, औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्रों के प्रकार की बात कही जाती है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, औपचारिक पत्र ऐसे पत्रों को कहा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। यह पत्र कार्यालयी या व्यावसायिक इत्यादि प्रकार के होते हैं और इसमें आप डाल सकते हैं बिंदुवार 3, 4, 5 प्रकार पत्रों का उल्लेख कर सकते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया प्रार्थना पत्र, या डाइट के प्राचार्य को लिखा गया प्रार्थना पत्र, महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखा गया प्रार्थना पत्र, जिसमें आप अवकाश की बात कर सकते हैं, शुल्क प्रतिपूर्ति की बात कर सकते हैं, या अपनी कोई भी बात उसमें आप रख सकते हैं। अधिकारियों को लिखा गया प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र के संपादक को लिखा गया प्रार्थना पत्र, पुस्तक के विक्रेता को लिखा गया प्रार्थना पत्र, या किसी जो व्यापारी होता है उसको लिखा गया प्रार्थना पत्र, नौकरी आदि के लिए किया गया आवेदन पत्र, नौकरी या कोई फॉर्म इत्यादि भरने के लिए जो आप आवेदन करते हैं वह सभी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं
वह औपचारिक पत्रों से भिन्न होते हैं। कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है। तो औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जो कुल मिलाकर के ऑफिशियल हों, व्यावसायिक हों, इत्यादि प्रकार के हों। अनौपचारिक पत्र अपने घर परिवार, मित्र, सगे संबंधी, निमंत्रण पत्र, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। 16वां प्रश्न है, हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो विराम चिन्ह का आशय है रुकना या ठहराव। जब हम भाषा में रुकने या ठहराव की बात करते हैं तो उसी को विराम चिन्ह कहा जाता है। और जो सही शब्द है वह चिन्ह नहीं है, वह है चिन्ह। आधा हा और पूरा ना होता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हिंदी में किन किन विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम हेडिंग के तौर पे कुछ का उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं। आप इस प्रकार से हेडिंग डाल करके और उनका उल्लेख करते हुए उनके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। जैसे पूर्ण विराम, इसका आप प्रतीक बना सकते हैं। नंबर 2, अल्प विराम, कॉमा जिसे कहते हैं। 3, अर्ध विराम, इस प्रकार से बनता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, बोधक चिन्ह का प्रयोग जो करते हैं, एक बड़ी लाइन नीचे एक बिंदु रखते हैं। 6वें पर योजक चिन्ह, एक छोटी लाइन रखते हैं। 7वां है हंस पद, या इसी को हम त्रुटि शोधक चिन्ह कहते हैं। जहाँ पर कोई शब्द छूट जाता है इस प्रकार से बना के लिखते हैं ऐसे। लाघव चिन्ह, लाघव अर्थात किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखना, बिंदु के रूप में या ऐसे गोली बना करके आप उसके छोटे छोटे गोले जो रखे जाते हैं, जैसे आपने लिखा MA, तो ये जो है ये लाघव चिन्ह है। फिर है कोष्ठक चिन्ह, निर्देश, थोड़ी बड़ी लाइन होती है। इस प्रकार से आप हेडिंग बनाते हुए और इनके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न है, उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उच्चारण के विभिन्न भेद कौन से होते हैं? इसका आशय यह है कि हम जो उच्चारण के प्रकार हैं या उच्चारण के स्थान हैं उनके बारे में इसमें बताना है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उच्चारण के जो स्थान हैं उनके नामों का उल्लेख करते हुए यदि आप चाहें तो कुछ उदाहरण भी उसमें दे सकते हैं। जैसे कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिक्य ध्वनियाँ, कंठताल ध्वनियाँ, दंतोष्ठ ध्वनियाँ, कंठमूर्धा ध्वनियाँ,
इस प्रकार से आप सभी का नामोल्लेख करते हुए इसको लिखेंगे। 18वां और अंतिम प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं? कि लिख करके यदि आपको अपने विचारों भावनाओं को प्रकट करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, तो किस प्रकार से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं? कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। जब हम बोल करके अपनी बात को रखते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति हुई, और जब हम लिख करके अपनी बात को रखते हैं तो उसी को कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें आप पत्र लेखन के माध्यम से, निबंध लेखन के माध्यम से, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ऐसी जो भी विधाएं हैं उन विधाओं का उपयोग करते हुए हम अपने विचार एवं भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, सार लेखन करके, ये सब ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम लिखित अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब आपको ध्यान और क्या क्या खास चीज़ों का देना है। जब आप प्रश्न को हल कर रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो विकल्पीय प्रश्न होते हैं उनके विकल्पों पर कभी भी टिक ना लगाएं, टिक का प्रयोग ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने यदि प्रश्न को हल कर लिया है तो प्रश्न के ऊपर सही का निशान लगा लें, जिससे आपको ये पता चले कि हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है और दोबारा भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न हो। इस प्रकार से आप प्रश्नों पर सही का निशान लगा सकते हैं। इधर भी आप आते हैं, जो प्रश्न हल कर लिए हैं उस पे सही का निशान लगा लें, या जो अभी हल करने से रह गया हो और आपको अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद आप विचार करना चाहते हैं, तो उस पर आप गोला बना करके भी छोड़ सकते हैं कि यह प्रश्न अभी रह गया है और अब आगे आपको हल करना है। और जब इसको पुनः आप हल कर लें तो इस पर सही का निशान लगा लें। अंत में अपनी उत्तर पुस्तिका को ज़रूर चेक कर लें, देख लें कि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपने हल कर लिए या नहीं। कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है कि जो छूट गया है। और कभी भी इस प्रकार की गलती ना करें कि यहाँ आपने प्रश्नोत्तर लिख दिया नंबर 5 और उसका उत्तर अभी आपने नहीं लिखा है, खाली छोड़ रखा है, तो अंत में जल्दबाजी में यह छूट जाता है और आपकी जो मार्किंग होती है वह पूर्णांक से घट जाती है। तो इसका भी बात का ध्यान रखें। और साथ ही यह भी देखें कि जब आप लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न हल कर रहे हों तो उसमें जो आप हेडिंग डाल रहे हों, मुख्य बिंदु जो डाल रहे हों, वह थोड़े से हाईलाइट होने चाहिए। आप चाहें तो उसके लिए स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं, और जो मुख्य बातें हैं उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या कुछ लोग हाईलाइट करते हैं हाइलाइटर से। इतना समय अगर नहीं रहता है तो कम से कम आप अंडरलाइन करें, और अपनी जो लेखनी है वह आप सुंदर और सहज बनाने का प्रयास करें, तो आप परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपना जो अनुक्रमांक है वह अंकों में और शब्दों में दोनों में एकदम सही सही भरें और इसकी अच्छे ढंग से जांच कर लें। बी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही आप बी उत्तर पुस्तिका पे अपना अनुक्रमांक तत्काल अंकित करें और ए उत्तर पुस्तिका के साथ उसको तत्काल जोड़ के तभी लेखन कार्य करें, जिससे आने वाले समय में आपके सामने कोई संकट या समस्या ना उत्पन्न हो और आपकी उत्तर पुस्तिका जो बी उत्तर पुस्तिका है वह ए के साथ संलग्न रहे और रोल नंबर सही ढंग से अंकित रहे। मुझे उम्मीद है कि यह जो एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आगे मैं और कोशिश करूँगा कि इस प्रकार के वीडियो निर्मित कर आप तक प्रेषित करता रहूँ। आप लोगों ने इसको देखने का जो कार्य किया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।